हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम सिंह राजावत और आज हम डिस्कस कर रहे हैं सी टेट 2021 PYQ में आया हुआ जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे उनके बारे में। आज के सेशन में जनरली हम इन चीज़ों पर फोकस करेंगे कि आप NCERT को जब भी पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का हमारा जो अप्रोच होता है वो क्या होना चाहिए और किस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं सी टेट के ही एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि DSSS या फिर KBS या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम के लिए NCERT को पढ़ने का सही अप्रोच कैसे होता है और हम इनमें बेस बना रहे हैं अपना PYQs को। ओके, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। इंग्लिश वाले इस पे फोकस कर सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइट्स। अब कह रहा है पहला स्टेटमेंट क्या कि वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पहला स्टेटमेंट आपको क्लियर पता चलता है कि जहाँ पर वस्तुएं मिलती हैं उसको हम साइट्स या पुरस्थल कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। ये केवल ज़मीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, नो आइडिया। ये केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं, नो आइडिया। ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते, नो आइडिया। तो आपको अभी ए ऑप्शन आपको क्लियर दिख रहा है। अब बात ये है कि हमेशा जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा, बट 90% केसेस में एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स गलत होते हैं। एक्सट्रीम्स का मतलब है नैरो, जो संकीर्ण हो जाते हैं। जिसमें क्या कह रहा है, जैसे ये केवल ज़मीन के ऊपर ही, जैसे इसने वर्ड लगा लिया इसमें केवल, इसमें भी लगा है वर्ड केवल, और इसमें क्या है मैं कभी नहीं। इस प्रकार की जो एक्सट्रीम वर्ड्स एडवर्ब्स आ जाती हैं ये स्टेटमेंट्स को गलत बनाने में काम होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ओनली जो स्टेटमेंट सही निकल के आएगा वो निकल के आएगा A1। ये तो हुई आपने एक इनडायरेक्टली चीज़ों को सोचा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी हम तुक्का बजा नहीं लगाएंगे, हम बेटर प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। तो B, C to D गलत हो गया। ओके, तो अब हम ज़रा देखते हैं इसका सोर्स क्या है। आप इस स्टेटमेंट, इस बॉक्स को पढ़िए। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। अब आप ये देखो, इस क्वेश्चन को इस बॉक्स से इजीली सॉल्व किया जाता है। अब ये बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन है ये है कहाँ, ये NCERT की जो क्लास 6 की बुक है, आपको जो थीम है वहाँ पे आपको ये मिलेगा, हमारे अतीत फर्स्ट। तो कहने का मतलब ये है कि आपको CTET एग्ज़ाम निकालने के लिए मार्केट्स में इतनी सारी बुक्स, इतने सारे नोट्स हैं, इनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ओनली फोकस ऑन NCERT। NCERT के एक पेज पे जो भी इन्फॉर्मेशन है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रीड करो। मल्टीपल टाइम्स आप रीड करिए, यू विल ईजिली क्वालिफाई फॉर एग्जाम। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मुहरें, पीले रंग के डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियाँ और सोने से बने बर्तन। अब कहने का मतलब क्या है कि इसमें से जब हम ABCD देखेंगे, अगर आपको हिस्ट्री की थोड़ी भी समझ है तो हमें ये पता कि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी ये जनरली ताम्र कालीन थी, डेट मीन्स तांबा युग था। यहाँ पर लोहे का आविष्कार उस समय नहीं हुआ था, या लोहे का प्रयोग भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं हो रहा था। डेट मीन्स ऑप्शन C हमारा गलत है। अब एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन C गलत, ऑप्शन C गलत, ऑप्शन C गलत, आंसर निकल के आ गया A और D। लेकिन हम सिर्फ इससे सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, हमें डिस्कस करनी होगी अन्य चीज़ें। ओके, लेट्स डिस्कस। देखिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता में पत्थर की मोहरें बनती थी। हाँ, बनती थी। अब जो पत्थर होता था उसको हम बोलते थे स्टीएटाइट। स्टीएटाइट एक सॉफ्ट पत्थर, यानी कि कह सकते हैं कोमल पत्थर होता था एक तरीके का। क्योंकि अगर पत्थर कोमल नहीं होगा तो आप सील्स के ऊपर इस तरीके का, ये देख रहे हैं, ये सील है, ये मुद्रा है, इसके ऊपर आप कुछ भी कलाकृति नहीं बना सकते थे। इसी वजह से उन्होंने एक ऐसे पत्थर को चुनाव किया जो सॉफ्ट था, जिसकी परत, जिसपे कि चीज़ों को उकेरना आसान हो जाता। तो पहला स्टेटमेंट के बारे में हमें समझ में आ गया। अगर पूछता, अब
कल के वो कोई एग्जाम होता है तो उसमें पूछ सकता है कि ये किस पदार्थ की बनी थी सील्स, तो बोलोगे स्टीएटाइट। आगे देखते हैं, पीले रंग के डिज़ाइन किए गए पात्र हैं, तो अब देखते हैं ये हमें चीज़ें कहाँ मिली हैं। इसको ज़रा देखें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब दोनों स्टेटमेंट्स को आप देख लो कि पीले रंग से डिज़ाइन किए गए पात्र, और ये इस बुक में इंफॉर्मेशन डायरेक्ट दी गई है कि काले रंग से डिज़ाइन किए गए लाल मिट्टी के बर्तन। तो हमारा सोर्स हमें मिल कहाँ पे रहा है, एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पॉटरी होती है, पॉटरी मतलब कि मृदभांड जो होते हैं, वो इतिहास लेखन में अहम भूमिका निभाते हैं। तो हर एक युग का अपना एक फीचर रहा था कि किस युग में किस प्रकार का मृदभांड आपको देखने को मिलता है। गेरुआ रंग के मिल सकते हैं, पॉलिश्ड वाले मिलेंगे। तो इस प्रकार से चीज़ों को जब भी आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, उसको देखिए, और ये पता कब चलता है, जब आप पीवाईक्यू ईयर्स का एनालिसिस कर रहे होते हैं। अगला स्टेटमेंट हमारे सामने है, लोहे से बनी तकलियाँ क्या उन्होंने बनाई थी, तो हमें पता है उस समय लोहे का प्रयोग नहीं होता था, वो लोह युग नहीं था। लोहा तो बहुत बाद में भारत में प्रचलित होता है, कब, उत्तर वैदिक काल के समय। उत्तर वैदिक काल लगभग अपने अंत पे हो रहा होगा, और उसी समय जो महाजनपद का समय है, यानी कि लगभग 600 ईसा पूर्व, ये समय स्टार्ट हो रहा था। इस समय लोहे का प्रयोग भारत में हो गया था। अगर हम कुछ साइट्स की बात करें लोहे में, तो बहुत फेमस है अतरंजी खेड़ा, अही छत्र, ये उत्तर प्रदेश की जो साइट्स हैं, ये लोहे के शुरुआती साक्ष्य हमें इन साइट्स यानी कि इन पूरा स्थलों से हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सोने से बने बर्तन, तो क्या ये स्टेटमेंट अब सही है? देखो, सोने से बने आभूषण तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब ये तो कह रहा है कि सोने से बने बर्तन। तो ये चीज़ें ज़रा हम देखेंगे क्या है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो ये क्लियरली एनसीईआरटी में इस चीज़ को मेंशन किया गया है। ओके, गहने तो बन ही रहे हैं, साथ में बर्तन भी बनाए जाते थे सोने से बने हुए। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, एनसीईआरटी हमारा अल्टीमेट सोर्स है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, दो चीज़ें आपको चाहिए। इसके अलावा मार्केट में कोई भी नोट्स किसी की कोई ज़रूरत नहीं होगी आपको। बेवजह आप पैसा और टाइम वेस्ट मत करिए, एनसीईआरटी पे फोकस करिए। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। हड्डियों की संरचना से पता चलेगा कि महिला का कंकाल है या नहीं, कंकालों के साथ मिले आभूषण से पता चलेगा, कंकालों के आकार से पता चलेगा, या फिर कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन से। अब देखो, डी ऑप्शंस का तो हमारे पास कोई लॉजिक निकलता है नहीं। तो कि भाई बर्तन पकाने से क्या मतलब है? पहली बात यह है कि खाना तो मेल और फीमेल कोई भी पका सकता है, और डी स्टेटमेंट एक संकीर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है, क्या कि खाना पकाना सिर्फ महिलाओं का काम है। तो ये ऑप्शंस तो गलत हो जाएगा। अब हमारे पास है ए बी सी, अब हमें कोई आइडिया नहीं है। तो अब इसका देखें, इसके पास हमारे पास है क्या। तो देखो, फिर से वही कह रहा हूँ, एनसीईआरटी में फिर से बॉक्स है, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, जैसे हड़प्पा काल में मेल और फीमेल दोनों ही आभूषण पहनते थे। तो अगर कहीं से हमें आभूषण प्राप्त हो रहे हैं किसी भी कब्र से, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ महिला की कब्र हो सकती है, वो किसी पुरुष की भी कब्र हो सकती है। ओके, इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हई स्त्रियों की जांच है, ठीक है ना। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनकी कटी प्रदेश, यानी कि कटी प्रदेश का मतलब होता है कूल्हा, पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये हड्डियों की संरचना वाली बात, तो ये स्टेटमेंट क्लियर होता है, ठीक है। दूसरा है कंकालों के साथ मिले आभूषण, नहीं, ये हम नहीं कर सकते, ये हमने अभी देखा है। कंकालों का आकार देख के पता चलेगा, हाँ पर चल जाएगा। और चौथा, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन, ये भी नहीं। तो हमारे पास ए और हड्डियों की संरचना और कंकालों का आकार, ए और सी हमारे पास ऑप्शन सही बैठता है। इट मीन्स अगेन एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो एनसीईआरटी जब भी आप बुक पढ़ रहे होते हैं, मैं कह रहा हूँ एक पॉइंट भी लिखा है उसमें, एक वर्ड भी लिखा है, तो उसको अच्छे से पढ़ो, और विशेष तौर पे जो चीज़ें बॉक्स में दी गई हैं उन्हें तो कैसे भी आपको छोड़ना
नहीं है। आप देखो एक ही चैप्टर से दो दो क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने, ऊपर नीचे करके इन्फॉर्मेशन दे दी गई है और दो दो क्वेश्चन वो वहाँ से पूछ रहे हैं। अगले हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। सबसे पहले ये देखो, ये आरोही क्रम है। आरोही का मतलब है एस्केंडिंग ऑर्डर। एस्केंडिंग मतलब बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब क्या है कि जो चीज़ अभी रिसेंटली हुई है, नई हुई है, उसको आप पहले लगाओगे, इसके बाद और पुरानी, इसके बाद और पुरानी, इसके बाद और पुरानी। चलिए देखते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास और चरक। तो सबसे पहले तो हम अपने एक आइडिया से सॉल्व करते हैं। देखो चरक जो है ना, एक कनिष्क का दरबारी वैद हुआ करता था। किसका? कनिष्क। तो सबसे रिसेंटली तो यही आएगा। इसमें से कोई ऑप्शन से डी, हाँ डी पहले आ रहा है, तो डी सी भी ये हमारा हो गया। लेकिन हमें अन्य चीज़ें भी देखनी होंगी। आइए देखते हैं। अब वेदों की जो रचना की शुरुआत है वो हमको ये पता है कि वेदों की रचना की शुरुआत लगभग 1500 से 1000 BCE में हुई होगी। एक तारीख पता चल गई। महापाषाणों का निर्माण लगभग 1000 BC के अकॉर्डिंग हम मान के चलते हैं, पहली शताब्दी। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट BCE से फर्स्ट CE तक। इनाम गांव में कृषकों का निवास भी हम लगभग मानते हैं ये रहा होगा नवपाषाण काल के टाइम पे, नवपाषाण काल। ठीक है। अब कहने का मतलब है कि नवपाषाण काल के टाइम से इनाम गांव की बस्ती स्टार्ट तो हो गई थी, लेकिन कृषकों का निवास जो मिलता है वो हमें 3600 से लेकर 2700 वर्ष पूर्व मिलता है, ये एरिया है। अब आप ये देखो उसने क्या किया है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 टॉपिक्स को एक साथ मर्ज किया है। तो देखो यहाँ पर ये जो दे रहा है वो दे रहा है 3600 से लेके 2700 वर्ष, ये वाला स्टेटमेंट देखिए। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत की अगर आप बात करें तो क्या कह रहा है कि लगभग 3000 साल पहले। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, लगभग 3000 वर्ष पहले। इसके अलावा वेदों की बात क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि 3500 साल पहले। तो ये वेद होगा आपके 3500 साल पहले। अब ये देखो सबसे लास्ट में आपका क्या आएगा, 3600 से लेके 2700 साल। ठीक है, तो सबसे बाद में आपका सी आना चाहिए, लेकिन ये सबसे बाद का सी तो नहीं दिखा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो अब क्रम से पहले लगा लो जो चीज़ें सबसे पहले हुई थी। सबसे पहले हुआ था सी, इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है सी, फिर बी, फिर ए, और फिर अंत में दिखेगा आपको डी। डी सबसे बाद में हुआ है। ठीक है ना। अब सबसे रिसेंटली जो चीज़ हुई है वो हुई है चरक की। अब हमें इसमें क्वेश्चन में लगाना है आरोही क्रम में। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, कि पहले कौन सी चीज़ हुई है, फिर कौन सी चीज़ हुई है, और फिर कौन सी चीज़ हुई है। ओके, चलिए। तो सी क्या, इसे आप सी को सबसे पहले लगा सकते हैं 3600 से 2700 वर्ष। तो आंसर इज नहीं लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन आते हैं तब हमें कन्फ्यूज़न होता है। तो अब हम इसका आंसर जो सही है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि क्या होना चाहिए, देन आई विल मेक यू मोर क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम। अब फिर से बात है, अवरोही का मतलब है उल्टा क्रम, मतलब नीचे और नीचे और नीचे। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत की बात कर रहे हैं, अरिक्का मेडू पत्तन में बसना, और संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो हमारे सामने जो है होगा, देखिए ए और बी स्टेटमेंट आप देखो। उपमहाद्वीप में पहले लोहे का प्रयोग हुआ होगा और बाद में लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी हुई होगी। क्लियर। तो अब आप ये देखो बी के बाद ए आना चाहिए, किसी स्टेटमेंट में बी के बाद ए है, हाँ है। तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। गलत क्यों हो गया, क्योंकि हमको अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही का मतलब है घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में नहीं लगाना, बैकवर्ड। उसके पीछे ये हुआ, इसके पीछे हुआ, इसके पीछे ये हुआ। ठीक है, तो बी के बाद ए नहीं, ए के बाद बी, ए के बाद बी इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। ठीक है, अब हमें देखते हैं संगम साहित्य की रचना की शुरुआत अगर हम बात करेंगे
तो ये चीज़ रही होगी सबसे बाद में ये हुआ है, उससे पहले ये हुआ होगा, फिर ये और फिर ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। दैट मीन्स इतिहास को पढ़ते वक्त हमेशा जो क्रोनोलॉजी है इसको हमेशा दिमाग में रखना है, और ये आरोही अवरोही जो क्रम है इन जैसे शब्द भी आपको दिमाग में रखने होंगे। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला कथन है हमारे पास कि चोल मंदिर धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। तो आप ये देख लो, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। तो इस प्रकार से पहला स्टेटमेंट आपकी एनसीईआरटी के बेसिस पे सही हो जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। उसके लिए आप ये देख लो, मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों का सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। तो इस पैरा से ये दोनों ऑप्शंस क्या है, सही हो जाते हैं। ए एवं बी दोनों सही है, ठीक है ना। और ए का सही स्पष्टीकरण है, नहीं स्पष्टीकरण तो नहीं है, बट सही दोनों है। दिल्ली के सुल्तानों के समय त्वारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। बिल्कुल बात सही है। उनके विचारों में सारे लोग सहमत होते थे, नहीं ऐसा तो नहीं है। तो ए स्टेटमेंट सही है, बी गलत है। ए सही है किंतु बी गलत है। अब देखो, ये चैप्टर 7 जो क्लास 7 का जो थीम है मिडिवल इंडिया का, मध्यकालीन भारत, उसमें ये दिया गया है। अब आप ये देखिएगा क्या लिखा है। हालांकि सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण इतिहास मान ली तारीख एक वचन होता है और त्वारीख होता है बहुवचन, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तो अगली बार पूछ सकता है कि किस भाषा में लिखे गए थे, तो आंसर होगा फारसी में। अब आप ये देखिए, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं थे। तो ये जो क्वेश्चन है आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये ईजिली आप इसको पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं। सॉरी, ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन आप जो नीचे कंटेंट गिवन है ये वाला टॉपिक पढ़ के ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। इट मीन्स अगेन एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से इसी बुक का, इसी चैप्टर का क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है, और इस बार का क्वेश्चन है रज़िया सुल्तान। रज़िया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। त्वारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद के आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। इस कथन बिल्कुल सही है। इस प्रकार की जो बात है कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में अधिक होते हैं, ये चीज़ लिखी थी मिनहाज उस सिराज ने। तबकात नासरी करके एक बुक था, उसका लेखक है, ये देखो पहले आप, इसी में मिल जाएगा। अब जो मिनहाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए। तो स्टेटमेंट जो 2 है कि त्वारीख के जो लेखक हैं, त्वारीख का मतलब है हिस्ट्री दिल्ली काल में जिन लोगों ने भी लिखी है, जिन इतिहासकारों ने भी लिखी है, उनके हिसाब से क्या तर्क होता है कि महिलाएं कमज़ोर होती थी और पुरुष पावरफुल होते हैं। तो मिनहाज उस सिराज का जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही बैठता है। तो पहला स्टेटमेंट, सॉरी दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है। रज़िया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, तो आंसर है नहीं। ये काम रज़िया ने नहीं करके ये क्या किया था, इसने किया था काकतीय वंश की वारंगल की जो शासक थे। देखना, रज़िया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी के व्यवहार से रज़िया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। तो उसने क्या किया कि रज़िया की जगह, रुद्रम्मा देवी की जगह उसने क्या डाल दिया, रज़िया सुल्तान। तो पहला स्टेटमेंट हमारे सामने गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो ये सब चीज़ें हमें आराम से पढ़ के एनालाइज करके पता चलती हैं, और एनालिसिस PYQ से। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल की विचार को शासन का सिद्धांत बनाया, बिल्कुल सही है।
विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो कथन बी की वजह से कथन ए हाँ स्पष्टीकरण करता है। ओके, तो ये बेसिक सा है, ये तो हर कोई टिक कर ही देता है। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। हाँ, श्रेणीबद्ध समाज कहने का मतलब है कि पहले समाज में डिफरेंट प्रकार की श्रेणियाँ बनी थी, अब ये श्रेणियों के बीच अंतर कम हो गया और समाज हमें स्पष्ट दिख रहा है, क्लियर, दैट मीन्स सरल हो गया, अब कॉम्प्लेक्स नहीं रहा, जटिल नहीं रहा। जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि वर्गों में विभाजित नहीं था, बिल्कुल था। तो पहला ये गलत हो जाता है, ये वाला सही हो रहेगा। बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। हाँ ठीक है। बहादुर शाह जफर ने 1857 की बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। बिल्कुल, ये भी बात सही है। अब लेकिन देखना है कि कथन बी के कथन ए को स्पेसिफाई करता है, क्या जस्टिफाई कर पा रहा है। क्या है कि बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों के एक संघ बनाने का आह्वान किया था, पक्ष में बदल दी। ये एज सच तो ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, इंडिपेंडेंटली सही है, किसी दूसरे को जस्टिफाई नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली, बिल्कुल सही है। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया, ठीक है। और प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, नहीं, ये तो बहुत सही नहीं है, तो ये गलत हो गया। और ये क्लास 8 का जो है चैप्टर है वीमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स करके एक चैप्टर है, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें एनालिसिस करना होता है किसी भी एग्जाम्स का। अगर आपका डिमांड रहेगा तो आने वाले टाइम पे आपको हिस्ट्री सीटेट के लिए या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए आई विल टीच ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ओके, आपको अगर वीडियो ठीक लगा हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गेट हुई हो, कुछ आपको हेल्प हुई है, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, शुभ रात्रि, ख्याल रखिए।